मधु और मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को बिस्किट के पैकेट बांट रही थी, पर दूर खड़ी शालिनी की नजरें मधु के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो बस मधु को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। पर कुछ देर बाद वो मधु को देखती हुई मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आने लगी, पर तभी अचानक से उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिरने लगी, पर वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें संभाल लिया। मधु और मीरा भी भागती हुई उनके पास आई। मधु ने उन्हें सहारा दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाते हुए पूछा, आंटी आप ठीक है, चोट तो नहीं लगी आपको? शालिनी बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मीरा ने जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उन्हें देते हुए बोली, आंटी पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शालिनी ने मीरा के हाथ से पानी की बोतल ले ली और पानी पीने लगी। मधु ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, आंटी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी ने पूछा। मधु कोई जवाब देती उसके पहले ही मीरा बोल पड़ी, ये मधु है और मैं मीरा। शालिनी मुस्कुरा दी। मधु उनके पास बैठकर बोली, आंटी आपने दर्शन तो कर लिए हैं, क्या आपके साथ कोई आया है? शालिनी ने ना में अपना सिर हिला दिया। मधु मीरा की ओर देखने लगी तो मीरा तुरंत बोली, आंटी हमें देर हो रही है, वरना हम आपको आपके घर छोड़ देते। हम दोनों आज आउट ऑफ इंदौर जा रहे हैं ना, पर हम आपको ऑटो तक छोड़ देते हैं, चलिए। ये सुनकर शालिनी मुस्कुरा दी, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, बस मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दो। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें सहारा दिया, चलिए आंटी। मधु तू आंटी को लेकर आगे चल, मैं ये टोकरी देकर आती हूँ और हमारी सैंडल भी लेकर आती हूँ, मीरा बोली। मधु ने सिर हिला दिया तो मीरा ने उसे प्रसाद का डिब्बा और नारियल थमाया और वहां से चली गई। मधु अपने एक हाथ में प्रसाद लिए हुए और दूसरे हाथ से शालिनी को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। शालिनी की नजरें अभी भी मधु पर ही थी। मंदिर से बाहर आते ही मधु ने उससे पूछा, आंटी आपकी गाड़ी? मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। इतना कहकर शालिनी ने ड्राइवर को फोन किया, राजेश गाड़ी लेकर आओ। जी मैडम, दूसरी ओर से ड्राइवर बोला। शालिनी ने मधु को देखते हुए कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। शालिनी गाड़ी देखते ही बोली, मेरी गाड़ी आ गई। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी के पीछे का डोर खोला। मधु ने शालिनी को गाड़ी में बैठाकर प्रसाद का डिब्बा खोला। फिर वो मोतीचूर का एक लड्डू शालिनी की ओर बढ़ाकर बोली, आंटी प्रसाद। शालिनी ने प्रसाद लिया ही था कि तभी मीरा मधु की सैंडल हाथ में लिए वहां आकर बोली, तेरी सैंडल। मधु ने पहले ड्राइवर को प्रसाद दिया और फिर सैंडल पहनी। थैंक यू बेटा, शालिनी बोली। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है आंटी, हमने सिर्फ आपको आपकी गाड़ी तक ही तो छोड़ा है। मधु के इतना कहते ही शालिनी ने बहुत प्यार से उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए फिर से बोली, पाया आंटी हम चलते हैं। शालिनी मुस्कुरा दी और ड्राइवर से बोली, चलो ड्राइवर। उनके इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मीरा ने प्रसाद के डिब्बे में से एक लड्डू उठाकर पूछा, वैसे मधु तूने कुछ नोटिस किया क्या? मधु ने चलते हुए पूछा। वो आंटी तुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे तुझे अपनी बहू बनाने वाली हो। शट अप मीरा, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अब चले या फिर फ्लाइट मिस करके मुझे चौपर में लेकर जाएंगी। मीरा फट से बोली, काश कि मेरे पास चौपर होता तो तुझे उसकी सैर भी जरूर करवाती, बट आई एम श्योर कि तेरी किस्मत में कोई चौपर वाला ही लिखा है। मधु ने उसकी बातें सुनकर अपनी गर्दन हिलाई और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगी। मीरा भी आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी और सीट बेल्ट बांधते हुए बोली, मधु प्लीज तू उस बाबा की बातों के बारे में सोचकर परेशान होना बंद कर दे, क्योंकि मैं तेरे सड़े हुए मूड के साथ शिमला की हसीन वादियों में नहीं घूमना चाहती। ये सुनकर मधु मुंह बनाने लगी। दूसरी ओर करण पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए तेजी से अंदर जाने लगा। आदि भी गाड़ी से बाहर आकर उसके पीछे दौड़ा। उसे देखते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, आइए मिस्टर खुराना, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, बैठिए। करण ने बैठते ही उनसे पूछा, इंस्पेक्टर साहब कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था उसने अपने साथियों के नाम बताए? जी मिस्टर खुराना, उसने अपने सारे साथियों के नाम बता दिए हैं। उसे मिलाकर कुल 7 लोग थे। 4 को हमने आज ही अरेस्ट किया है, बाकी 2 अभी भी फरार है। पर आप चिंता मत करिए, वो भी बहुत जल्द पकड़े हो जाएंगे। वैसे हमने रहेजा को भी अरेस्ट कर लिया है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? करण ने पूछा। या श्योर, इतना कहकर इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया। करण उठकर उसके साथ चला गया। ये देखकर वही खड़ा आदि मन ही मन बोला, ओह गॉड, ये करण सर कहीं फिर से कुछ ना कर दे।
करण जैसे ही सेल के पास पहुंचा तो रहेजा को सलाखों के पीछे देखकर बोला, सो फाइनली तुम अपनी सही जगह पहुंच ही गए। रहेजा मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर बोला, अगर तुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ भिजवाकर तू चैन से जी सकता है तो तू गलत है। ये सुनकर करण तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, करण खुराना की जिंदगी में चैन है ही नहीं रहेजा। तो डर किस बात का? मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए ही तो फ्लैट्स के पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर मिलते ही मैंने तुम्हारे होटल वाली जमीन की डील कैंसिल कर दी थी और तुम्हारी बिल्डिंग को भी बचाने का इंतजाम कर दिया था, पर शायद तुम्हें करण खुराना की शराफत पसंद नहीं आई। खैर ये सब बातें करके अब क्या फायदा, वैसे तो मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता हूँ, पर तुम्हारी पत्नी और एकलौती बेटी के बारे में सोचकर तुम्हें एक और मौका देता हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे आज, अभी और इसी वक्त खत्म करते हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर रहेजा उसे हैरानी से देखने लगा। करण फिर से बोला, और अगर तुम जंग छेड़ना ही चाहते हो तो मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, और इस जंग की शुरुआत तुम्हारी प्रॉपर्टी से करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़वाकर उन पर ताला लगवाता हूँ। उसके बाद तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारा होटल गिरवाता हूँ। फिर उन 6 लोगों को अपनी ओर करता हूँ जो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर है, और फिर बड़ी आसानी से तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लेता हूँ। वैसे 6 में से 5 तो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, और तुम तो वैसे भी मुझ पर हमला करवाने के जुर्म में अंदर हो। हाथ पैर और अपना सिर पटक पटक के मर जाओगे, पर जेल से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। इसलिए मेरे दिए दूसरे मौके को गंवा कर बेवकूफ़ी मत करो। मौके को लपको और अपनी जिंदगी मुस्कुराते हुए जियो। और वैसे भी मेरे पास किसी से दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं है, इसलिए अपनी ये अकड़ छोड़ो और मेरी बात मान जाओ। तुम्हारी 12 साल की बच्ची की खातिर मैं अपनी कंप्लेन भी वापस लेने को तैयार हूँ। दिमाग से काम लो और दुश्मनी की जगह दोस्ती करो, फायदे में रहोगे। फैसला तुम्हारा है, जो भी हो फोन करके बता देना। चलता हूँ, फिर मिलते हैं, क्योंकि अब मुलाकातें तो होती रहेगी। इतना कहकर उसने अपने ग्लासेस लगाए और वहां से जाने लगा। तभी रहेजा ने पीछे से आवाज लगाई, करण साहब, मेरा फैसला तो सुनते जाइए। करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर रहेजा की ओर देखा। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा दुश्मन मिला है मुझे, जो दुश्मनी भी मेरे बारे में सोचकर निभाना चाहता है। आपसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी हुआ है उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। करण ने कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रहेजा सोच में पड़ गया। कमाल है, बिना जवाब दिए ही चला गया। करण आकर इंस्पेक्टर के सामने बैठा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं मिस्टर रहेजा के खिलाफ की गई अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब और आदि दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगे। सर ये आप? आदि ने इतना कहा ही था कि तभी करण ने उसे गुस्से में घूरा। आदि को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा कुछ कह पाए, इसलिए खामोशी से करण को देखने लगा। पर करण साहब, हमारे पास मिस्टर रहेजा के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों ही है। आप उन्हें बड़ी आसानी से अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में लंबे समय के लिए जेल भिजवा सकते हैं। तो फिर आप अपनी कंप्लेन वापस क्यों ले रहे हैं? इस हादसे में आपकी जान भी जा सकती थी। करण टेबल पर रखा पेपरवेट घुमाते हुए बोला, पर जान गई तो नहीं ना इंस्पेक्टर साहब। मुझे मारने की कोशिश में नाकाम होने की वजह से ही तो मैं उनके खिलाफ की गई एफआईआर वापस ले रहा हूँ, ताकि अगली बार वो मुझे मारने का कोई सॉलिड प्लान बनाए। जी? इंस्पेक्टर साहब ने हैरानी से पूछा। करण मुस्कुराते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ। मैं केस वापस क्यों ले रहा हूँ ये वजह आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि इस केस को बंद करने के लिए मुझे कहाँ साइन करने हैं। 2 मिनट दीजिए, मैं केस क्लोज करने के लिए पेपर्स रेडी करवाता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब वहां से उठकर चले गए। करण फिर से पेपरवेट घुमाने लगा। पास बैठा आदि उसे हैरानी से देख रहा था, पर करण से सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे घूरने की सैलरी नहीं देता हूँ मैं तुम्हें। जाओ और जाकर पेपर्स जल्दी रेडी करवाओ, मुझे शिमला के लिए निकलना है। करण पेपरवेट घुमाते हुए बोला। जी सर। आदि तुरंत उठकर चला गया। उसके जाते ही करण के फोन की बेल बजने लगी। रोहित की कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव की। बोल, कहाँ है तू? रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। तो करण ने जवाब दिया, पुलिस स्टेशन में। रहेजा अरेस्ट हो गया क्या? रोहित ने फट से पूछा। करण ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया
और बात बदलते हुए बोला, कुछ काम है तुझे मुझसे? हाँ, तुझसे मिलना चाहता हूँ, चल आज साथ में लंच करते हैं, मुझे तुझे कुछ बताना है, रोहित गाड़ी को बाएं मोड़ते हुए बोला। तभी इंस्पेक्टर साहब करण के सामने आकर बैठे और उन्होंने करण के आगे फाइल बढ़ाते हुए साइन करने का इशारा किया। करण साइन करते हुए रोहित से बोला, आज नहीं रोहित, आज मैं शिमला जा रहा हूँ, वापस आकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने अपने साइन किए हुए पेपर्स इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिए। शिमला? पर तू शिमला क्या करने जा रहा है? रोहित ने हैरानी से पूछा। तभी इंस्पेक्टर ने हवलदार से रहेजा को लाने को कहा तो हवलदार तुरंत चला गया। करण पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए फोन पर बोला, मैं शिमला में एक होटल बनाने जा रहा हूँ, उसी के काम के सिलसिले में वहां जाना पड़ रहा है मुझे। अब फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। रोहित कुछ कह पाता उसके पहले ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने अपनी गाड़ी का डोर खोला ही था कि तभी रहेजा भागता हुआ उसके पास आकर बोला, थैंक यू मिस्टर खुराना। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, आई होप इन फ्यूचर हमारी मुलाकात जब भी हो अच्छे माहौल में हो। फिलहाल मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है मिस्टर रहेजा, वापस आकर आपसे मुलाकात जरूर होगी, बाय। रहेजा ने भी उसे बाय किया तो करण अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। रहेजा उसे जाते देखकर मुस्कुरा दिया। तभी हवलदार उसके पास आकर बोला, पेपर्स पर साइन करने के लिए इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। रहेजा तुरंत उसके साथ चला गया। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से बोला, मधु और मीरा भी शिमला जा रही है और करण भी, तो तू यहाँ इंदौर में क्या करेगा? तुझे भी तो वहां जाना चाहिए ना। इतना कहकर वो मुस्कुराया और उसने फिर से करण को फोन किया। बोल रोहित, करण इरिटेट होकर बोला। मैं भी तेरे साथ शिमला आ रहा हूँ। किस खुशी में? करण ने पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू अगर शिमला जैसे खूबसूरत शहर में जाएगा तो मुझे भी तो तेरे साथ आना होगा, वरना तू अकेले बोर हो जाएगा। मुझे अच्छे से जानते हुए भी मेरे साथ आने के लिए तूने ये बहाना बनाया है रोहित, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तेरा। करण की बातें सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया। तभी करण बोला, बाय द वे, तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुझे बता दूं कि मैं ट्रेन से नहीं प्लेन से जा रहा हूँ, और बिना टिकट। इंडिया में इंसान ट्रेन में तो सफर कर सकता है पर हवाई जहाज में नहीं। ये सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया, अगर तू चाहेगा तो प्लेन के टिकट भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। प्लीज करण, मुझे भी तेरे साथ शिमला आना है, मेरा तेरे साथ शिमला आना बहुत जरूरी है। ओके, तू पैकिंग कर, मैं कुछ करता हूँ। ये सुनकर रोहित खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच, मैं अभी पैकिंग शुरू करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। करण गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर C21 मॉल के बाहर खड़ी मधु पर पड़ी, जो गाड़ी पार्किंग में लगाने गई मीरा का इंतजार कर रही थी। करण की गाड़ी सड़क की दूसरी ओर थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी। मीरा ने मधु के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों मॉल के अंदर जाने लगी। ये देखकर करण तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया और दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा। इधर मधु गुस्से में मीरा से बोली, मीरा मुझे तो लग रहा है कि हम शिमला प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। तेरी तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ी और बोली, इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरी जान, अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है और मुझे सिर्फ फिटिंग के लिए दी गई अपनी ड्रेस लेनी है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। अगर 2 मिनट से तीसरा मिनट हुआ ना मीरा, तो अभी यही कि यही हमारा झगड़ा हो जाएगा, मधु गुस्से में बोली। मीरा ने उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचकर ले जाते हुए बोली, अगर गुस्सा करेगी तो 2 मिनट तो यही हो जाएंगे। तभी करण भागता हुआ मॉल के अंदर आया और चारों ओर मधु को ढूंढने लगा। वो मधु को ढूंढते हुए बोला, 2 दिन से ये लड़की बार बार मुझसे टकरा रही थी और आज जब मैं खुद इसे ढूंढ रहा हूँ तो ना जाने चुहिया की तरह कौन से बिल में घुस गई। इधर मीरा ने अपनी ड्रेस ली और मधु से बोली, मैं इसे ट्राई करके देख लेती हूँ, बस 2 मिनट। इतना कहकर वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। मधु बड़बड़ाई, ये मीरा भी ना, इसे प्रोजेक्ट की तो जरा भी टेंशन नहीं है और मैं ये सोच सोच कर परेशान हुई जा रही हूँ कि हम ये प्रोजेक्ट इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करेंगे। और ऊपर से वो बाबा, उनकी बातों की वजह से तो मेरा खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। इतना कहकर वो वही रखी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद मीरा चेंज करके बाहर आई। उसने रेड कलर का एक खूबसूरत सा गाउन पहना था। आते ही उसने मधु से पूछा, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत प्यारी, रेड एंड हॉट, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। अब जल्दी से चेंज करके आ,
हमें देर हो रही है। जो हुक्म मेरे आका। मीरा मुस्कुराते हुए फिर से चेंजिंग रूम में चली गई। मधु अकेली खड़ी मुस्कुराने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे करण की नजर उस पर पड़ी। वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसने उसकी ओर पीठ करके खड़ी मधु की बांह पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब ले आया। एक बार फिर मधु का सिर उसके सीने पर था। मधु ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो करण उसे गुस्से में घूरता हुआ नजर आया। उसे अपने सामने देखकर मधु हैरान थी। उसने अपने आसपास से गुजरते लोगों को देखा जो उन दोनों को ही देख रहे थे। वो तुरंत करण से दूर जाने लगी, पर तभी करण उसकी बांह कसकर पकड़कर बोला, मुझे बात करनी है तुमसे। मधु अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए मेरा, लोग देख रहे हैं। मुझे तुमसे बात करनी है, अभी और इसी वक्त, करण अकड़ते हुए बोला। तभी चेंजिंग रूम से मीरा बाहर आ गई। वो जैसे ही मधु की ओर बढ़ी, उसकी नजर करण पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। वो अपनी आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। उसने तुरंत अपने फोन से उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पर मधु करण से अपनी बांह छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी पकड़ से तुम अपना हाथ तब तक नहीं छुड़ा सकती जब तक मैं ना चाहूं, तभी करण बोला। मधु उसे गुस्से में घूरने लगी। करण ने उसकी बांह इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उसके इतना कहते ही करण ने उसकी आंसू भरी आंखों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसे रोता देख करण ने तुरंत उसकी बांह छोड़ दी और पलटकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बहुत कसकर बांध ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मधु ने अपनी बांह की ओर देखा और फिर रोती हुई वहां से चली गई। मीरा भी उसके पीछे दौड़ी। उसने मधु को पकड़ते हुए पूछा, तू ठीक है मधु? मधु ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे रोते देख मीरा को करण पर बहुत गुस्सा आया। बहुत हुआ, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इतना कहकर वो करण की ओर जाने लगी। नहीं मीरा, तभी मधु उसकी बांह पकड़कर बोली। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। मधु ने अपने आंसू पोंछे और बोली, इस आदमी के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है मीरा, बहुत बदतमीज है। अगर इसने तेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए प्लीज यहाँ से चलते। मीरा ने उससे अपनी गाड़ी की चाबी थमाई और बोली, तू जाकर गाड़ी में बैठ, मैं बिल पे करके आती हूँ। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और चाबी लेकर चली गई। मीरा भी करण को घूरते हुए बिल पे करने लगी, पर करण अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली और बिना पलटे बोला, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारा रुद्राक्ष शायद गलती से मेरे पास आ गया था और उसी रुद्राक्ष की वजह से कल मेरी जान बची थी, इसलिए तुमसे बात करके तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था और ये रुद्राक्ष भी तुम्हें लौटाना चाहता था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से रुद्राक्ष निकाला और पलटकर बोला, ये तुम्हारा रुद्राक्ष। पर सामने मधु नहीं थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखी पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने गुस्से में रुद्राक्ष को मुट्ठी में भर लिया और खुद से बोला, मम्मा ठीक ही कहती है कि मैं गुस्से में कभी कभी अपनी हदें भूल जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखता हूँ, मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैं उस लड़की को हट करने लगता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी खोली और रुद्राक्ष की ओर देखने लगा। दूसरी ओर मीरा अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, मधु पहले मेरे घर चलते हैं और वहां से मेरा सामान लेकर ड्राइवर के साथ तेरे घर जाएंगे, फिर तू अपना बैग ले लेना और फिर ड्राइवर हमें एयरपोर्ट छोड़ देगा। मधु ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिला दिया। मीरा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे पूछा, मधु तू ठीक है ना? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु अगली बार जब वो तुझे मिले तो खींचकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ रसीद कर देना, और अगर वो कल की तरह थप्पड़ मारते वक्त तेरा हाथ पकड़े तो उसे काट लेना। मीरा गुस्से में बोली। पता नहीं क्यों पर मैं जब भी उससे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मीरा, जैसे वो अपना कोई दर्द छिपाने के लिए इतना गुस्सा करता है। मुझे लगता है वो अपने अंदर बहुत दर्द लिए जी रहा है, ऐसा दर्द जो वो किसी को बता नहीं पाता या शायद कोई समझ नहीं पाता। मधु की बातें सुनकर मीरा गुस्से में भड़की। मधु तू भी कमाल करती है, जिस आदमी ने तुझे इतना हर्ट किया, कल होटल में तेरे साथ बदतमीजी की, तू उसे लेकर कैसे परेशान हो सकती है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बांह को देखने लगी, जिस पर करण की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। दूसरी ओर करण गुस्से में अपने घर पहुंचा और बिना किसी की ओर देखे
सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने कबर्ड के ऊपर रखा अपना सूटकेस उठाया और कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगा। तभी वहां शालिनी आ गई। उन्होंने प्रसाद करण की ओर बढ़ाया और बोली, प्रसाद। करण ने प्रसाद ले लिया और उसे खाते हुए बोला, थैंक्स मम्मा, आप खजराने गई थी। शालिनी ने प्रसाद की थाली टेबल पर रखी और बोली, हाँ, अपने राजकुमार के लिए एक परी मांगने गई थी। मम्मा, अगर परी जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। ये सुनकर शालिनी बेड पर बैठी और करण की पैकिंग में हेल्प करते हुए बोली, परियां तो होती है बेटा, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसी ही एक परी से आज मैं भी मिली और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे परियां उस लड़की की तरह ही दिखती होगी। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। शालिनी ने इतना कहा ही था कि करण को मधु की याद आ गई और पैकिंग करते हुए उसके हाथ रुक गए। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और बोली, करण, वो लड़की इतनी प्यारी थी कि मुझे देर हो रही है, इसलिए प्लीज जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दीजिए। करण अपनी मां को टोकते हुए बोला। शालिनी मुस्कुराते हुए उसकी पैकिंग करने में मदद करने लगी। तभी वहां बलदेव आ गए। उन्हें देखते ही शालिनी ने पूछा, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? करण, तुमने रहेजा के खिलाफ किया केस क्लोज क्यों करवाया? बलदेव ने करण की ओर देखकर पूछा। पर करण ने उनके सवाल को इग्नोर किया और अपना सूटकेस बंद करने लगा। बलदेव को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, पर करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सूटकेस उठाया और अपनी मां के पैर छूकर बोला, बाय मां, अपना ख्याल रखिएगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया। तभी बलदेव गुस्से में भड़के, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं करण। करण ने आगे बढ़कर उनके भी पैर छुए और बोला, मैं लेट हो रहा हूं डैड, इस बारे में वापस लौटकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने अपना सूटकेस उठाया और वहां से चला गया। करण, करण, मेरी बात का जवाब दो, बलदेव ने गुस्से में उसे आवाज लगाई। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।